Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandilya, faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 14 अकबरी लोटा पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा जी है। बच्चों, यह पाठ अन्नपूर्णानंद वर्मा जी द्वारा लिखित एक हास्यपूर्ण कहानी है और उन्होंने इस कहानी को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पाठ में उन्होंने ये बताया है कि परेशानी के समय में मनुष्य को परेशान ना होकर समझदारी से काम लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि एक सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है और वह उसे मुसीबत से निकालता है। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि सही समय पे सही समझ का उपयोग करना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं पाठ 14 अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। बच्चों, ये जो कहानी है इसके जो प्रधान पात्र हैं वो है लाला झाऊलाल। तो जो लाला झाऊलाल है उनका वो बहुत संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है और उनका जो घर है वो काशी के ठटेरी बाज़ार, जो बर्तनों का इनका बाज़ार होता है ना, उसमें उनका मकान है और नीचे मकान के नीचे ही दुकानें भी है, जहाँ से करीब मासिक यानी एक महीने का करीब 100 रुपये के करीब उनके किराया आ जाता है। तो ऐसे घर में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर पैसों की बात की जाए कि बहुत सारे पैसे यदि एक साथ उन्होंने कभी देखे हों तो शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे पैसे उन्होंने एक साथ नहीं देखे हैं। और यही कारण था कि एक दिन जब उनकी पत्नी एकाएक यानी कि अचानक जब उनसे 250 रुपये की मांग करती है, तो एक बार के लिए उनका जो मन है, जो दिल है, वो एकदम से सन्न रह जाता है, यानी कि उनको जैसे धक्का लगता है। और फिर वे ये सोचकर कि जब उनकी ये दशा उनकी पत्नी देखती है तो वो कहती है कि आप घबराइए मत, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मैं ये पैसे जो है अपने भाई से मांग लूँगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। जैसे ही उनकी पत्नी ने उनसे ये बात बोली ना कि मैं अपने भाई से रुपए मांग लूँगी, आप डरिए मत, आप घबराइए मत, तो इससे लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, यानी कि एकदम से उनको गुस्सा आ गया। तिलमिलाने का मतलब है क्रोध आना, यानी उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने रोब के साथ कहा, रोब यानी अकड़, घमंड। रोब का अर्थ होता है अकड़ या घमंड। उन्होंने बहुत रोब यानी अकड़ के साथ या घमंड के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। वो क्या कहते हैं कि तुम अपने भाई से मत मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो उनकी पत्नी यूँ बोलती है कि मुझे तो जब मेरा जो ये जीवन है, इसी जीवन में मुझे 250 रुपये चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लाला झाऊलाल उनको इतने रुपए दे देंगे, क्योंकि उन्होंने भी कभी उनके पास इतने रुपए देखे नहीं थे शायद। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मुझे क्या ये पैसे इसी जीवन में मिल जाएंगे। तो लाला झाऊलाल भी हेकड़ी में, अकड़ में, अपने घमंड में उनको ये कह देते हैं कि तुम्हें इसी सप्ताह यानी कि 7 दिनों के अंदर मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है, 7 वर्ष से। और उनकी पत्नी भी उनके साथ व्यंग्य करती है कि सप्ताह से आपका मतलब क्या है, 7 दिन या 7 वर्ष। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो लाला झाऊलाल भी बहुत ही घमंड अकड़ के साथ कहते हैं, रोब का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत घमंड के साथ कहते हैं कि आज से 7वें दिन मैं तुम्हें 250 रुपये दे दूंगा। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी।
प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था, देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। लेकिन बच्चों 7 दिन में से 4 दिन तो ज्यों के त्यों यानी कि वैसे के वैसे ही या जैसे कि जैसे ही बीत गए थे और अभी तक लाला झाऊलाल के पास रुपयों का प्रबंध नहीं हो सका था। और अब प्रश्न किसका था? प्रतिष्ठा यानी सम्मान का, उनकी सम्मान का, उनकी इज्जत का प्रश्न यहाँ बन गया था, क्योंकि पत्नी को यदि पैसे नहीं दिए तो उनका जो सम्मान है, जो उनकी इज्जत अब तक घर में बनी हुई है, उसको आंच आ सकती थी। और अपने ही घर में उनकी एक साख यानी कि उनका एक सम्मान था, एक रुतबा उनका था, तो कहीं उसको ठेस पहुंच ना जाए, इसीलिए उनको बहुत चिंता हो रही थी। और उन्होंने अगर पक्का वादा, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से पूरा पक्का वादा किया था कि मैं दूंगा, और अगर नहीं देंगे तो इससे उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी इज्जत इससे चली जाएगी, पत्नी की नजरों में मेरा सम्मान कम हो जाएगा, यही वे सोच रहे थे। उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? वह अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे हैं, क्योंकि अब तक लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी के सामने अपना एक रौब दिखाने के लिए कि वो कितने रसूखदार है, यानी समाज में उनका कितना सम्मान है और वो कितने पैसे वाले हैं, इसलिए अब तक वो अपनी पत्नी के सामने कई हेकड़ी भरी बातें किया करते थे। लेकिन यदि अब उन्होंने अपनी पत्नी को 250 रुपये नहीं दिए तो उनका मान सम्मान पत्नी के सामने कम हो जाएगा या नहीं रहेगा, यही वह मन में सोच रहे थे। क्योंकि पहली बार उनकी पत्नी ने उनसे इतने अधिक रुपयों की मांग की थी। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। और इस बार यदि, क्योंकि पहली बार उसने मांगे थे, और यदि इस बार उसे पैसे नहीं दिए, दुम दबा के भाग जाना यानी कि एक मुहावरा है, यानी कि डर के भाग जाना, दुम दबाकर निकल जाना यानी कि डर कर भाग जाना, एक तरह से मुहावरा है बच्चों ये। इसमें इस पाठ में कई मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, तो वो सोचेगी कि ये तो डर के भाग गए और इनको पैसे नहीं देने थे, इसीलिए डर के भाग गए, ऐसा ये मेरे लिए सोचेगी। लाला झाऊलाल अपने मन ही मन ये सारी बातों पे विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। बच्चों यहाँ पर आप पेज नंबर 81 है ये आपका बुक में, पेज नंबर 81, और यहीं पर बच्चों आप इस पाठ का पहला आंतरिक प्रश्न भी लिख लीजिए। तो पहला आंतरिक प्रश्न है, लाला झाऊलाल क्यों चिंतित थे? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, लाला झाऊलाल क्यों चिंतित थे? और बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जब यहाँ से आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, आप यहाँ पे ब्रैकेट बना लीजिए, जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। बच्चों यहाँ तक आप उन्हें शब्द को कट करके यहाँ पे लाला झाऊलाल लिख सकते हैं कि जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब लाला झाऊलाल को चिंता होने लगी। ठीक है बच्चों, ये पहले आंतरिक प्रश्न का उत्तर है। खैर एक दिन और बीता, यानी 4 दिन तो पहले ही बीत गए थे, एक दिन और निकल गया, यानी कि कुल कितने दिन हो गए? 5 दिन निकल गए। और अब उनके पास कितने दिन बच रहे थे? 2 दिन बच रहे थे। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। बच्चों खुक का अर्थ होता है मतलब खाली हाथ, खाली जेब, यानी उनके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। बच्चों जब बिलवासी जी के 5 दिन, 4 दिन तो निकल गए थे और आज 5वां दिन था और रुपयों का प्रबंध नहीं हो रहा था, वो बहुत परेशान हो गए थे, और इसीलिए लास्ट अंत में उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र, उनके परम मित्र थे पंडित बिलवासी मिश्र, उन्होंने अपनी पूरी विपदा यानी कि जितनी भी परेशानी, विपदा यानी परेशानी सुनाई कि ये परेशानी है, मेरी पत्नी ने मुझसे रुपयों की मांग की और पहली बार उसने ऐसी मांग की है तो उसको देना भी आवश्यक है क्योंकि मेरे सम्मान का प्रश्न है। लेकिन संयोग कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय उन्होंने बिलवासी जी से पैसे मांगे उनके स्वयं के पास भी पैसे नहीं थे, वे स्वयं भी उस समय खाली हाथ थे, खाली जेब थे, उनके पास भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने उनसे वादा किया कि मेरे पास नहीं है लेकिन मैं रुपयों का प्रबंध करने की पूरी कोशिश करूंगा और जैसे ही रुपयों का प्रबंध होगा मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा।
वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। ये सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल के मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपये का प्रबंध वे ना कर सके। बच्चों, इस तरह से लाला झाऊलाल के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे कि यदि रुपयों का प्रबंध ना हुआ तो क्या होगा, क्योंकि आज जो था शाम के समय वो अपने घर पे थे और वह सोच रहे थे कि आज 7 दिन का उन्होंने वादा किया था, आज अंतिम दिन था, यानी कि कल यदि रुपयों का प्रबंध नहीं हुआ तो उनकी हेकड़ी यानी कि अकड़ घमंड, उनकी हेकड़ी जो है वो सारी चली जाएगी, घमंड उनका चूर चूर हो जाएगा। और अगर उन्होंने अपनी पत्नी को रुपए नहीं दिए तो वो उनको डामल फांसी का अर्थ होता है एक तरह से सजा, उम्र कैद की सजा, है ना, उम्र कैद की सजा इसका अर्थ है। तो वो यही सोच रहे कि मुझे ऐसी कोई कठिन सजा तो वो नहीं देगी, लेकिन उसकी जो वो व्यंग्य से परिपूर्ण जो हंसी होगी ना, वह किसी सजा से उनके लिए कम ना होगी, यही वे सोच रहे थे। और कल्पना मात्र, ये सारी चीजें वो अपनी कल्पना में ही सोच रहे थे, और ऐसी कल्पना करके उनके पेट में मरोड़ सी, जैसे होता है ना कि अपन जब परेशान होते हैं तो हमारे पेट में गुड़ 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 होने लगता है, उस तरह से उनके पेट में हो रही थी। और वे यही सोच रहे थे कि कल शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना है, यदि वह ना आए तो, यदि रुपयों का प्रबंध नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जो उनके मन में चल रहे थे। इसी उधेड़ भून में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी, नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। बच्चों, लाला झाऊलाल के मन में इसी तरह के प्रश्न चल रहे थे, और जब उन्हें ऐसे प्रश्न जब उनके मन में चल रहे थे तभी उन्हें अचानक प्यास लगी और उन्होंने पानी मंगवाया। पानी, घर में नौकर ना होने के कारण उनकी पत्नी ही पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो बेढंगी सूरत का था, यानी कि जिसकी गढ़न अच्छी नहीं थी, जिसकी बेढंगी यानी जिसकी बनावट अच्छी नहीं थी, बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। बच्चों, लाला झाऊलाल की पत्नी जब पानी लेकर ऊपर आई तो वो गिलास लाना भूल गई थी, और जिस लोटे में वो पानी लाई थी वो शुरू से ही लाला झाऊलाल को पसंद नहीं था, और वो पसंद ना होने का कारण ये था कि उसकी जो बनावट थी वो अच्छी नहीं थी। उसकी जो आकार था ना उसका, वो इस तरह का था कि ऐसा लगता था जैसे कि उसके पिताजी जो है वो तो डमरू के आकार के रहे हैं, और माँ जो है, क्योंकि उस लोटे का जो नीचे का हिस्सा था वो डमरू की तरह था और ऊपर का जो उसका मुंह था ना वो चिलम की समान था। तो उनके मन में वो इसी कारण उनको वो लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। बच्चों, लेकिन जब उनकी पत्नी उस लोटे में पानी लेकर आई, लेकिन वो बोले कुछ भी नहीं, उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया, क्योंकि वो अपनी पत्नी का अदब मानते थे, यानी कि अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, और ऐसा करना भी चाहिए। हमारी भारतीय सभ्यता यही कहती है, जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। और दूसरा प्रश्न ये भी था कि अभी जो लाला झाऊलाल है वो अपनी पत्नी से कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर दबे हुए थे, क्योंकि उन्होंने 250 रुपये की मांग की थी और अभी तक प्रबंध नहीं हुआ था। तो उन्होंने यही सोचा कि अभी मुनासिब यही होगा कि मैं चुपचाप लोटा ले लूं और पानी पी लूं, क्योंकि यदि अगर अभी मैंने कुछ बोल दिया तो फिर अभी तो पानी जो है मुझे इस बेढंगे लोटे में मिल रहा है, और ऐसा हो कि आगे से मुझे जो भोजन है वो बाल्टी में कहीं ये ना दे दे। यही सोचकर वे चुपचाप लोटा ले लेते हैं। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे, और लाला जी चुपचाप लोटा ले लेते हैं और पानी पी लेते हैं। उस समय वे छत की मुंडेर, बच्चों होता है कि जो छत के ऊपर जो बाउंड्री जो बनी हुई होती ना, फेंसिंग जो हम किए हुए होते हैं उसको बोलते हैं मुंडेर। बाउंड्री जो होती है उसको हम बोलते हैं छत की मुंडेर। तो वो वहां पर खड़े खड़े पानी पीने लगे। बच्चों, यहाँ पर आप दूसरा आंतरिक प्रश्न लिख लीजिए पेज नंबर 82 पर।
हमारा दूसरा आंतरिक प्रश्न है, लाला झाऊलाल को लोटा पसंद क्यों नहीं था। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि लाला झाऊलाल को लोटा पसंद क्यों नहीं था। और इसका उत्तर बच्चों आप सेकंड पैराग्राफ में आप लोग आ जाइए बच्चों। वह, यहाँ पर आप ब्रैकेट बना लीजिए, ये दूसरे आंतरिक प्रश्न का उत्तर है कि वह, और जो को आप कट करके यहाँ पे लोटा लिख सकते हैं कि वह लोटा अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। ये हमारे दूसरे आंतरिक प्रश्न का उत्तर है। बच्चों, जब लाला झाऊलाल अपने छत की मुंडेर पर खड़े पानी पीने लगे तो उनके मन में अनेक प्रश्न भी उठने लगे कि क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने पानी पीने के संबंध में भी कई सारे नियम बना दिए थे। तो वे यही सोच रहे थे कि जैसे नियम बनाए गए ना कि कब कब पानी पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, तो वो सोचते हैं कि क्या कभी किसी ने ऐसा नियम नहीं बनाया कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। इसी विषय में वो सोच रहे थे। और तभी क्या होता है कि लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि ये सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। और बच्चों, जब लाला झाऊलाल ने अभी मुश्किल से 1-2 घूंट ही पिए होंगे कि पता नहीं कैसे उनका हाथ हिला और उनके हाथ से वो जो लोटा था वो छूट गया और नीचे की ओर, गली में नीचे की ओर वो बहुत वेग से जाता हुआ उन्हें दिखाई दिया। वो इतनी तेज गति से, वेग से यानी बहुत तेज गति से जा रहा था जैसे कि कोई उल्का, यानी कि बच्चों जैसे तरह टूटता हुआ तारा। हम देखते हैं, कई बार देखते हैं कि अंतरिक्ष से कई जैसे तारे टूटते हैं, तो वो टूटता हुआ जब तारा नीचे पृथ्वी की तरफ आता है तो बहुत तीव्र गति से आता है। तो आज उनको वो लोटा वैसा ही प्रतीत हो रहा था। और वे, आप सभी जानते हैं कि न्यूटन ने एक खोज की थी, इजाद करना यानी आविष्कार करना है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है जिसके कारण वह किसी भी वस्तु को अपनी तरफ बहुत तेज गति से खींचती है। तो आज लाला झाऊलाल को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि पृथ्वी में बहुत शक्ति आ गई हो और वो बहुत तेजी से लोटे को अपनी तरफ खींच रही थी, क्योंकि लोटा बहुत तीव्र गति से जमीन की तरफ या नीचे की तरफ जा रहा था। लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। ये लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। बच्चों, जब जैसे ही लोटा झाऊलाल के हाथ से छूटकर नीचे गली में गिरा तो उनके बदन में काटो तो खून नहीं, यानी कि जैसे कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो कुछ सोच पाते उसके पहले ही वो तुरंत नीचे की ओर उतरे। और जब वो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सारी भीड़ जो थी वह नीचे पहुंचते उसके पहले ही बहुत सारी भीड़ उनके आंगन में पहुंच चुकी थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नख शिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। तभी लाला झाऊलाल ने देखा कि वो जो भीड़ उनके घर के अंदर आंगन में आ गई थी उसमें सबसे प्रधान पात्र यानी महत्वपूर्ण जो व्यक्ति जो सबसे आगे आया था वो कौन था? एक अंग्रेज था। प्रधान यानी जो उनका नेतृत्व करता है ना एक तरह से किसी का, तो सबसे आगे कौन था? एक अंग्रेज था। और वो नखशिख यानी कि पैर के नाखून से लेकर सिर तक, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक वो पूरा भीगा हुआ था और अपने एक पैर को हाथ से वो सहला रहा था और दूसरे यानी कि एक पैर में उसके लग गई थी तो उसको तो उसने पकड़ रखा था और एक पैर से वो जैसे नाचते हैं ना दर्द के मारे हम कराते हुए घूमते चारों तरफ, वैसे वो नाच रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया और लोटा उस अंग्रेज के हाथ में था। अंग्रेज के हाथ में लोटा देखकर लाला झाऊलाल जी ये समझ गए 2 और 2 जोड़कर, यानी कि ये भी एक मुहावरा है। तो लाला झाऊलाल ने जब अंग्रेज के हाथ में लोटा देखा तो वो समझ गया कि इस लोटे का से जो व्यक्ति घायल हुआ है वो ये अंग्रेज ही है।
गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। बच्चों साइबान का अर्थ होता है, जैसे हमने देखा है कि दुकानों के आगे जैसे छप्पर सा लगा होता है, टीन शेड लगा होता है, धूप या वर्षा से बचने के लिए वो जो अपने दुकान के आगे लगा देते हैं ना छप्पर या टीन शेड, उसको बोलते हैं साइबान। से टकराया, वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। सांगोपांग यानी कि पूरे अंगों को, यानी कि वह जो लोटा था, लाला झाऊलाल ये समझ गए कि ये जो लोटा था वो दुकान का जो छप्पर था ना आगे, लाला झाऊलाल के हाथ से छूटकर वो छप्पर से टकराया और फिर टकराकर वो दुकान पर एक अंग्रेज खड़ा हुआ था, उसको उसने पूरा स्नान करवाया और फिर उसके पैर पे जाकर वो गिर गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया और जब अंग्रेज अंदर पहुंचा तो उसने ये देखा कि जो लाला झाऊलाल है यही इस लोटे के मालिक हैं। अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, यानी कि जो अंग्रेज था जब वो अंदर आया तो वो अंग्रेजी में बहुत सारी गालियां देने लगा और लाला झाऊलाल को आज ही ये पता चला कि अंग्रेजी में भी प्रकांड यानी विस्तृत, कोश यानी खजाना, यानी कि अंग्रेजी में भी गालियों का इतना बड़ा इतना विस्तृत खजाना है, ये उनको आज ही मालूम हुआ था, क्योंकि जो अंग्रेज है वो लाला झाऊलाल को बहुत गालियां निकाल रहा था। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? शख्स यानी इंसान या व्यक्ति? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह यानी कि बेचारे, निरीह यानी बेचारे राह चलतों पर लोटे से वार करे। बच्चों बिलवासी जी जो पंडित झाऊलाल के मित्र थे वो उसी समय घर पे आते हैं और वो आंगन में जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है पहले उसको बाहर निकाल के अंग्रेज को कुर्सी पर बिठाते हैं और अंग्रेज जो है उनको धन्यवाद देते हुए पूछता है कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? तो वे ऐसा दिखाते हैं जैसे कि बिलवासी जी जो है वो पंडित झाऊलाल को जानते ही नहीं है, तो वो यही कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे आदमी को नहीं जानता और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो राह चलते बेचारे लोगों पर लोटे से वार करे। बच्चों यहाँ पर आप तीसरा आंतरिक प्रश्न लिख लीजिए। हमारा तीसरा आंतरिक प्रश्न है जो आप पेज नंबर 83 पर नोट डाउन कर लीजिए। लाला जी के आंगन में एकत्रित भीड़ में प्रधान पात्र कौन था? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, लाला जी के आंगन में एकत्रित भीड़ में प्रधान पात्र कौन था?